दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 3 के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर मैं आपको डेली एक क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें कि लगभग एक घंटे की क्लास होती है और उसमें मैं आपको मॉडल पेपर करा रहा हूं जो कि आपके M1R 5.1 यानी IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स मॉड्यूल के होने वाले हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओ लेवल एग्जामिनेशन के न्यू पैटर्न पर आधारित आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनका भी मॉड्यूल 1 का एग्जामिनेशन है 16 में है, 17 में है, 18 में है। तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में है ना मॉडल पेपर मैं किस बुक का आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसा कि आप जानते हो टी बालाजी है ना, टी बालाजी की बुक है ये, एंड यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यकीन ना हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, एंड इसके बाद एग्जाम देने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन इस वीडियो से फंसे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख पाएंगे पहला हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हाँ, उससे पहले आपको एक बात बता दें, अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है जो कि आपके लिए मोस्ट पावरफुल हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखना। एक मैंने आपको महा मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई थी, जिसमें कि आपको 500 प्लस क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए थे, तो उस क्लास को भी आप देख लेना। सारा का सारा लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका क्या मतलब होता है, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखते हैं क्या आंसर लगा रहे हो आप। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, यानी प्रोग्राम का एक ऐसा सेट जो कंप्यूटर के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है पोर्ट्रेट इज यूज्ड टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विचेज, यानी पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, फ्लिप होगा, या फिर अपसाइड डाउन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फटाफट से इसका भी राइट आंसर फोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल आंसर यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब आपकी तैयारी एक नंबर हो रखी है। तो इस क्लास में आप बने रहिएगा ना, आपको कुछ कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ क्लास आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाली है, तो इस क्लास को ज़रूर आप एंड तक बने रहिएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इज, जो पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है वो कौन सी है, उसका जो पोर्टल लिंक क्या होता है ना, तो वो आपको बताना है। तो आपके सामने चार यहाँ पर URL दे रखे हैं, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा www.passportindia.gov.in। ये आपकी वेबसाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORS स्टैंड फॉर, ORS की आपसे क्या पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। और मैंने आपको बता दिया जो आपकी फुल फॉर्म्स होती है ना, एक आपकी फुल फॉर्म हो गई और एक आपकी शॉर्टकट की हो गई, है ना। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली ना, तो समझ लीजिए आप पास तो आराम से हो जाएंगे, है ना। पास तो आप आराम से हो ही जाएंगे, क्योंकि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, तो वो आपके फुल फॉर्म और शॉर्टकट की होती है ना, इनसे ही आ जाते हैं, और बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो पास तो आप हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको और एडवांस लेवल पर तैयारी करनी है, तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। एंड मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो फुल फॉर्म है ना, मैंने 200 प्लस फुल फॉर्म्स की एक वीडियो बनाई है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट ओपन करके। एंड जो शॉर्टकट की है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बताई हैं, जो कि आपके ओ लेवल एग्जाम के लिए मोस्ट पावरफुल होने वाली हैं। तो उन क्लास को आप ज़रूर देखिएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि एग्जाम देने के बाद देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो एग्जाम देने से पहले ज़रूर देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं भैया ORS स्टैंड फॉर, ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। देखिए OSS आपसे पूछेगा, है ना, OSS की फुल फॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ORS की फुल फॉर्म होती है। याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। उमंग इज इंटीग्रेटेड विद, जो उमंग है
उमंग ऐप जो आपने अपने फ़ोन में भी चलाया होगा वो किसके साथ एकीकृत है? तो आधार और डिजी लॉकर के साथ है, आधार और डिजी लॉकर के साथ है, या फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है आधार और डिजी लॉकर यानी दोनों के साथ, या फिर आधार या डिजी लॉकर, या फिर बोल रहा है केवल डिजी लॉकर, या फिर बोल रहा है केवल आधार। तो इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। जो उमंग ऐप है ना वो आधार और डिजी लॉकर दोनों के साथ क्या है? कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बॉक्स ओवरफ्लोज विद ईमेल जनरली? जो सामान्यतः हमारी ईमेल होता है उसके साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो करता है, ओवरफ्लो होता है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स। तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, जीमेल इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू? जो जीमेल है एक सॉफ्टवेयर है, इसका जो है उपयोग किया जाता है। जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जैसा कि आप जानते हो, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? सर्च वेब पेजेस, या फिर चेक ईमेल्स, या फिर फाइंड होटल्स, या फिर सर्च फाइल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए जीमेल एक सॉफ्टवेयर है तो हम उसका इस्तेमाल करते क्यों हैं? जीमेल का आप इस्तेमाल क्यों करते हो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप कहेंगे हम ईमेल को चेक करने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक? फेसबुक को आपको ज्वाइन करना है यानी उस पर आईटी अकाउंट बनाना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? चलिए आपको ऑप्शंस दिखा देते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए अगर आपको फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष, या फिर 10 वर्ष? तो बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। 13 वर्ष, है ना। 13 ईयर्स ओल्ड आप होने चाहिए, है ना। 13 साल की उम्र आपकी मिनिमम होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज ट्विटर लॉन्च? जो ट्विटर आपका ऐप्स है ना, आपने देखा होगा ट्विटर आप यूज़ भी करते होंगे। तो ट्विटर ऐप कब आरंभ किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए इसकी आपको डेट्स दे रखी हैं, तो आपको इनमें से एक डेट्स सिलेक्ट करनी है जो कि राइट डेट है इसमें। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है जो कि 100% करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1 मार्च 2006, है ना। 1 मार्च 2006 में आपका ट्विटर ऐप लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वी कैन सर्च राउट्स एंड प्लेस बाय? हम सस्ता और स्थान खोज सकते हैं, यानी कि सॉरी सस्ता नहीं है, रास्ता है ना। हम रास्ता और स्थान को खोज सकते हैं किसकी सहायता से? गूगल मैप की सहायता से, गूगल ड्राइव की सहायता से, जीमेल की सहायता से, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर आपको रास्ता या फिर कोई स्थान ढूंढना है तो आप किसकी सहायता से ढूंढेंगे? गूगल ड्राइव से तो नहीं ढूंढ सकते, और जीमेल से भी नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। आपने गूगल मैप का इस्तेमाल भी किया होगा। गूगल मैप से हम कोई रास्ता या फिर कोई स्थान हम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा? जो आपका कंप्यूटर है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है वही आपको बताना है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार भी वही होता है। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, CPU, ALU, माउस, या फिर SMPS। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CPU, आप जानते हो भाई CPU को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। आप यहीं से क्वेश्चन को पकड़ सकते थे। कंप्यूटर का दिमाग यहाँ पर बोल रहा है ना, तो यहाँ पर 100% CPU आएगा, क्योंकि CPU को ही हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, है ना। तो यही जो है किसका जिम्मेदार होता है? डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी यही जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, CPU। यहाँ पर आपसे बता दें CPU की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आपसे ALU की पूछेगा तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं वहाँ वहाँ फुल फॉर्म आपको बताते रहूँगा, जिससे कि आपकी फुल फॉर्म रिवीजन होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम SMPS की भी बात कर लेते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, तो इसे भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बूटिंग मीन्स, जो बूटिंग है उसका अर्थ क्या होता है ना, बूटिंग का मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट द कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, या फिर टर्न ऑफ द सिस्टम, या फिर स्कैन और सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बूटिंग का मतलब क्या होता है, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होना, है ना, रीस्टार्ट होना, कंप्यूटर का रीस्टार्ट होना ही क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोर टू डुओ इज अ टाइप ऑफ, जो कोर टू डुओ है इसका एक प्रकार है, तो क्या है, प्रोसेसर है, प्रोसेसर का एक प्रकार है, या फिर हार्ड डिस्क का है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, या फिर सॉफ्टवेयर का है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर होगा प्रोसेसर, है ना। जो कोर टू डुओ है ये आपका क्या है, प्रोसेसर का एक प्रकार है। आप देखते हो, आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल कोई बाई करने जाते हो तो वहाँ पर आप क्या देखते हो, इसका जो है प्रोसेसर कितने कोर का है ना, वो सारी चीज़ें आप देखते हो। तो प्रोसेसर ही मेन चीज़ है। तो जो कोर टू डुओ है ना वो आपका प्रोसेसर का एक प्रकार है, तो इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो वो आपको पहचानना है कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस तो आपका बिल्कुल लिब्रे ऑफिस क्या है, तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर आपके ऑप्शन दिखा देता हूँ वरना आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है, मैक, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मैक क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और ये आपका क्या है, विंडो 11, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन बात करें यहाँ पर आप लिब्रे ऑफिस की, तो लिब्रे ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो कि हमसे कह रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस। क्लियर है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इज यूज्ड टू कन्फिगर द आइडेंटिफाई द हार्डवेयर इन अ सिस्टम, किसका उपयोग किसी सिस्टम के हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने और पहचानने के लिए किया जाता है, तो वो बायोस होगा, कंपाइलर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बायोस, है ना। बायोस इज द राइट आंसर। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसे भी आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन सॉफ्टवेयर, क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। जैसा कि इससे पहले हमसे पूछा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो लिब्रे ऑफिस कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑफिस एंड ABI वर्ल्ड, है ना। ओपन ऑफिस और अभी वर्ल्ड इसे कहते हैं, तो ये क्या है ये आपको बताना है। OSS है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, या फिर बोथ ऑफ दी अबव, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है, जो अभी वर्ल्ड है ना आपका, ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, OSS जिसे हम कहते हैं। क्लियर है। तो आप ध्यान रखेंगे जो अभी वर्ल्ड है वो आपका क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भीम मोबाइल ऐप इज़ यूज्ड फॉर, भीम मोबाइल ऐप का आप इस्तेमाल क्यों करते हो, उपयोग क्यों करते हो, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए, या फिर गेम, या फिर नन ऑफ दीज। भाई काफ़ी आसान है। भीम UPI का तो आपने नाम सुना है ना, तो वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम अपने पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, है ना। तो मनी ट्रांसफ़र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। मनी ट्रांसफ़र के लिए हम भीम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है की टू परमानेंटली डिलीट द फाइल विदाउट सेंडिंग
इनटू द रिसाइकल बिन, यानी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना आप जो है उसे स्थायी रूप से डिलीट कैसे कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया था, अगर आप नॉर्मली डिलीट करते हो माउस के राइट बटन से या फिर डेल बटन से, है ना, तो वो क्या होता है, वो आपकी फाइल डिलीट नहीं होती है, बल्कि वो कहाँ पर जाकर सेव हो जाती है, रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाती है। लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप किसी फाइल फोटो फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करिए, तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको शिफ्ट के साथ, है ना, ध्यान से सुनिएगा, आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करना है, जो कि आपके कंप्यूटर में डिलीट बटन होता है ना, तो शिफ्ट को दबाकर रखना है और डिलीट बटन दबा देना है। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो फाइल है ना वो दुनिया से ही चली जाएगी, है ना, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमानेंटली डिलीट के लिए याद रखिएगा, शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, शिफ्ट प्लस डिलीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है तो राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है ना, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगाना है बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इम्प्रेस है ना वो प्रेजेंटेशन है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, ये आप जानते होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंपाइलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंपाइलर का उदाहरण क्या है ना, कंपाइलर एक किसका उदाहरण है ये आपको बताना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका एक कंपाइलर। तो याद रखेंगे, बिल्कुल काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जो कि आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हैंगिंग इंडेंट इन एमएस वर्ड। यानी एक एमएस वर्ड जो डॉक्यूमेंट है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन हो सकता है ना, एमएस वर्ड से रिलेटेड। तो एमएस वर्ड की बात कर रहा है यहाँ पर, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट में हैंगिंग इंडेंट बनाना है। तो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं आपके आंसर क्या आ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि गलत है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं होगी, अगर है तो कमेंट में लिख दिया करें, है ना, जिससे कि आपके डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अभी से डाउट रहेगा तो आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हो। तो डाउट्स को क्लियर करते हुए चलना है, और डाउट क्लियर कैसे होगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके, है ना। तो जो भी आपको डाउट आ रहा है, जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन को सुधारने की कोशिश करूंगा, बाकी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड स्टोरेज। जो एक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसको संग्रहण यानी माना जाता है, क्या माना जाता है, वोलेटाइल माना जाता है, नॉन वोलेटाइल माना जाता है, या फिर बोथ ऑफ दी अबव, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो किस प्रकार की मेमोरी है ये आपसे पूछ रहा है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, जो आपकी हार्ड डिस्क है वो आपकी वोलेटाइल नहीं होती है ना, वो आपकी दोनों नहीं होगी और डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है, नॉन वोलेटाइल, है ना, नॉन वोलेटाइल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, जो अपने आप जैसे रैम हो गया है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। रोम, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसी तरह से हमारी हार्ड डिस्क क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसे आपको याद रखना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, तो ये आपको बताना है। इंटरनेट क्या है, तो हम ऑप्शन में ही इंटरनेट दे दिया है ना, तो देखिए कितना गलत, यानी या तो आपको पहला ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न नेटवर्क का विशाल जो है संग्रह है, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी जो भी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आपका इंटरनेट क्या होता है, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह होता है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ। ब्लॉकचेन किस रूप में डेटा को स्टोर करता है, लाइन में, या फिर सर्कल में, या फिर रोम्बस में, या फिर ब्लॉक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको और भी ऑप्शन दिखा देते हैं।
पहला ऑप्शन आपका क्या था, लाइन, दूसरा आपका सर्कल, और रोम्बस और ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ब्लॉक है ना। जो आपका ब्लॉक चेन होता है ना, वो किस रूप में डेटा को स्टोर करता है, तो ब्लॉक चेन के रूप में स्टोर करता है डेटा को, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टर्म डेजिग्नेट इक्विपमेंट द माइट बी एडिड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शब्द उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर का सिस्टम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिफेरल डिवाइसेस, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जो कि है एन कैमरा इज अ पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेज इन अ डिजिटल फॉर्मेट। एक कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका उपयोग स्थिर जो इमेज होती हैं उन्हें डिजिटल प्रारूप में लाने के लिए किया जाता है। तो बात करें यहाँ पर क्या आएगा, है ना, किस कैमरे की बात हो रही है, डिजिटल एक कैमरा, या फिर एनालॉग, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल। डिजिटल एक ऐसा कैमरा पेरिफेरल डिवाइस है जो स्थिर इमेजों को डिजिटल रूप में लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ कैन मेक ईजियर टू प्ले गेम्स, यानी गेम को खेलने के लिए आसान बनाता है कौन, माउस, या फिर जॉयस्टिक, या फिर स्कैनर, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए गेम आपने बचपन में बहुत सारा खेला होगा, है ना, तो जॉयस्टिक से भी खेला होगा। जॉयस्टिक क्या होता है, इस तरह से आपका एक डंडा टाइप होता है ना, यहाँ पर बॉल लगी होती है, इसे आप यहाँ वहाँ सब तरफ मूव कर सकते हो, 360 डिग्री तरफ मूव कर सकते हो। तो ये आपके गेम को क्या बनाता है, खेलने में आसान बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेन स्टैंड फॉर। देखिए यहाँ पर पेन की फुल फॉर्म पूछ ली, मैंने आपको बता दिया है कि फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है ना क्वेश्चंस में। तो आपको करना क्या है, फुल फॉर्म वाली जो मैंने 200 प्लस फुल फॉर्म्स बताई ना, जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीटेड हैं, बार बार पूछी जाती हैं, उन्हीं फुल फॉर्म्स को डिस्कस किया है। मैं चाहता तो 1000 फुल फॉर्म भी बता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मुझे जो है वही फुल फॉर्म डिस्कस करनी है आपसे जो आपके एग्जाम में आएंगी। तो मैंने जो है 200 प्लस फुल फॉर्म्स बताई हैं, अगर आप उन्हें तैयार कर लोगे तो इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होने की गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, चैनल पर जाएंगे या फिर सर्च भी कर सकते हो 200 फुल फॉर्म्स बाय वीर कंप्यूटर एजुकेशन, है ना, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो पेन की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सॉरी पर्सनल, मैं पिन की बताने लगा, है ना, पिन की क्या होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर याद रखेंगे, पिन की भी पूछ लेता है। बात करते हैं पेन की, तो क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। दोनों को आपको याद रखना है ना, फुल फॉर्म दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इज विजिबल ऑन दी। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, हिंदी में भी, है ना, मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को बताते हुए चलता हूँ, इसी वजह से थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी पर दिखाई देती है, टास्क बार में, स्टेटस बार में, मेनू बार में, या फिर नन ऑफ दीज। तो बात करें यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी कहाँ पर दिखाई देती है, तो ये आपको बताना है। तो बात करें ये आपकी टास्क बार में दिखाई देती है ना, टास्क बार में आपकी घड़ी दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन। यानी कि स्लाइड का उपयोग हम किसी विषय को प्रस्तुत करने और जो प्रेजेंटेशन होता है उसके लिए टोन सेट करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टाइटल स्लाइड। क्या टाइटल स्लाइड का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या मास्टर स्लाइड, या फिर टेबल स्लाइड, या फिर ग्राफ स्लाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम किस स्लाइड का उपयोग किसी विषय को प्रस्तुत या फिर प्रेजेंटेशन करने के लिए या फिर टोन सेट करने के लिए करते हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टाइटल स्लाइड, उसे क्या कहते हैं, टाइटल स्लाइड कहते हैं, जिस पर आप आप प्रस्तुति दिखाना चाहते हो या फिर प्रेजेंटेशन या फिर टोन सेट करना चाहते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, टाइटल स्लाइड।
क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से। एंड जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भैया वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो पढ़ाई के फ्लो में, है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को ओपन करते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, है ना, फिर टेंशन ही दूर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स have to communicate automatically not via human, what is this called, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए आपकी ये एक मॉड्यूल भी है ना, IoT है ना, मॉड्यूल भी है आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी डिवाइसेस को इंसानों के माध्यम से नहीं बल्कि स्वचालित रूप से संचार किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आपके द्वारा नहीं बल्कि वो स्वचालित ऑटोमेटिक सब काम करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो बोल रहा है कि इसे क्या कहा जाएगा, इन चीज़ों को क्या कहा जाएगा, B2B कहा जाएगा, M2B कहा जाएगा, या फिर इंटर क्लाउड कहा जाएगा, या फिर स्काईनेट कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर आई होप आप बता पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। बोट टू बोट नहीं होगा, काफ़ी स्टूडेंट बोट टू बोट बता रहे हैं, ये नहीं होगा। मशीन टू मशीन है ना, मशीन टू मशीन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यहाँ पर नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है, इन विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट द कंट्रोल ऑपरेशंस। कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी यूनिट प्रोग्राम के निर्देशों की व्याख्या करती है और कंट्रोल ऑपरेशन शुरू करती है। इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट होगा, आउटपुट यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट, या फिर लॉजिकल यूनिट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल यूनिट। तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो में भी मैं आपको 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, है ना, जो कि मैक्सिमम आपके एग्जाम में आएंगे यहीं से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑल द डिलीटेड फाइल और फोल्डर्स गोज टू द, यानी सभी हटाई गई फाइलें या फोल्डर कहाँ जाती हैं, है ना, ये आपको बताना है कहाँ जाती हैं। तो मैंने आपको बताया, अगर आप किसी फाइल फोल्डर फोटो को नॉर्मली डिलीट करेंगे तो वह कहाँ पर जाएगा, वो आपका रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था कुल मिलाकर, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिजिटल लीज्ड लाइन, या फिर डिजिटल सोर्स लाइन, या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या फिर डिजिटल इंटरनेट लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ विंडो वाइडर यू वुड मूव द पॉइंटर until इट चेंज टू द हॉरिजॉन्टल रीसाइज शेप एंड देन, यानी विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक कि क्षैतिज आकार में बदल न जाए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्रैग होगा, कट होगा, या फिर प्रेस एनी की, या फिर नॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रैग, है ना, ड्रैग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हर एक क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पे मैं लगभग 30 सेकंड तो लगाता ही हूँ, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, इसीलिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, आपको टाइम भी देता हूँ ऑप्शन लगाने का। तो डेफिनेटली आपको आंसर बताना चाहिए, आप गलत ही बताएंगे लेकिन बताना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर आप अभी गलती करेंगे ना तो आपकी गलती सुधर जाएगी, है ना, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में गलती करेंगे तो वहाँ पर आपकी गलती सुधरेगी नहीं बल्कि आपके नंबर भी कम कर देगी, है ना। तो इसीलिए बोलता हूँ आपको आंसर लगाने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुलेट्स इज अ फीचर दैट लेट यू क्रिएट एन लिस्ट इन ऑर्डर इन वर्ड, यानी बुलेट एक ऐसी सुविधा है जो किसी वर्ड में एक सूची बनाने के लिए यानी सुविधा देती है, यानी उपयोग में आती है। तो वो अनऑर्डर होगा, या फिर ऑर्डर्ड होगा, या फिर बोथ ऑफ द अबव, या फिर नॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, वो अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस एंड लीव ऑल द लेटर्स इज लोअर केस क्लिक,
एक वाक्य में प्रथम अक्षर को कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में रखने के लिए क्लिक करेंगे। किस पर? लोअर केस पर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, या फिर अपर केस, या फिर सेंटेंस केस। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट है। उनकी अच्छे से तैयारी हो ही रखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करते हैं, है ना। उन्हें बोल दिया कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, तो वो करेंगे क्या? डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट वो अपर केस मार देंगे। लेकिन आगे सेंटेंस को पढ़ा ही नहीं उन्होंने। क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, लेकिन बाकी जो भी लेटर हैं वो आपको स्मॉल रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर, है ना, तो कंप्यूटर में मैं सी को बड़ा रखूँगा, बाकी OMPUTER, है ना। तो आप ये देख पाएंगे कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी को बड़ा रखा है, बाकी सबके सब क्या है? छोटे हैं, है ना। तो बाकी सबके सब क्या हैं? छोटे हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो इस केस को हम क्या कहते हैं, है ना, इस केस को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सेंटेंस केस कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स लगा भी रहे हैं ऑप्शन डी, काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड बल्क इन ईमेल एंड आर कॉल्ड, यानी अनचाही बल्क ईमेल को कहा जाता है। एक अनचाही आपके पास बल्क में ईमेल आई तो उसे यूजनेट कहेंगे, स्पैम कहेंगे, या फिर न्यूज़ ग्रुप कहेंगे, या फिर बैकबोन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, है ना। आपके पास स्पैम वाली कॉल्स भी आती होंगी काफ़ी सारी, है ना, आपका फ़ोन उसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पैम। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मनी कैन बी केप्ट फॉर ई पेमेंट इन, यानी किस में ई भुगतान करने के लिए धन रखा जा सकता है। तो वो आपको बताना है, ई वैलेट, या फिर पॉकेट, या फिर वैलेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पॉकेट और वैलेट में तो रख ही नहीं सकते हैं ना, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी करने होंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ कुछ, तो है ना। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आसान था। ई वैलेट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वैलेट इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, निम्न में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। जब भी इस क्वेश्चन में नहीं आता है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन को गड़बड़ बनाता है। अगर आप इसे ध्यान नहीं देंगे, है ना, ये आपसे छूट जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें, जिससे कि आप क्वेश्चन को गलत ना कर पाएँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर यहाँ पर आने लगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ईबे, है ना। ईबे इज द राइट आंसर, है ना। ईबे क्या है? सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण नहीं है, जबकि वो आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप फेसबुक चलाते हो, है ना, ट्विटर भी चलाते हो, इंस्टाग्राम भी चलाते हो, तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सबके सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग है। लेकिन ईबे क्या है? ईबे आपका सोशल नेटवर्किंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग स्टैंड फॉर। देखिए उमंग की भी फुल फॉर्म पूछ रहा है, एंड जो आपका 16-17 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी काफ़ी सारे चांसेस है कि ये फुल फॉर्म पूछे, क्योंकि ये हर एक सेट में रिपीट हो रही हैं। पिछले जो आपके 14-15 में एग्जाम हुए हैं उनमें भी उमंग ऐप की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आपको करना क्या है? इसे अच्छे से पढ़ना है। आपसे उमंग ऐप की फुल फॉर्म ना पूछकर इस तरह से भी पूछ सकता है कि उमंग में एन का क्या मतलब है ना। तो एन का क्या मतलब होता है? न्यू एज, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ध्यान रखिएगा, यू से क्या हो जाएगा? यूनिफाइड, एम से क्या हो जाएगा? मोबाइल, ए से क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन, और ए से क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन, और एन से क्या हो जाएगा? न्यू एज, और जी से क्या हो जाएगा? गवर्नेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखनी है फुल फॉर्म, काफ़ी आसान है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेवलप्ड एप्लीकेशन फॉर साइंटिफिक पर्पस, यानी स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट प्रयोजन के लिए विकसित एप्लीकेशन क्या कहलाती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करी है तो उसको आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कहेंगे, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होगा ना, काफ़ी नॉर्मल सा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफ़र
इन द www एनवायरनमेंट, यानी www वातावरण में नेटवर्क फाइल अंतरण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है यहाँ पर बात करें तो देखिए इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है ना। HTTP की फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTML की भी पूछता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और SMTP की क्या होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सारी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, जो ज़्यादा पूछता है मैं आपको वही फुल फॉर्म्स बताता हूँ, है ना, कोई फालतू की फुल फॉर्म्स नहीं बताता हूँ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, HTTP, है ना, HTTP इज़ द राइट आंसर। www वातावरण में नेटवर्क फाइल अंतरण के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, HTTP का इस्तेमाल करते हो, जो कि क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, जो कि कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड इन अ बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग में सीमित कंप्यूटर नेटवर्क है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लैन, मैन या फिर वैन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको इनकी फुल फॉर्म्स जान लेनी चाहिए। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। MEN की फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीनों की फुल फॉर्म बता दी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि एक बिल्डिंग, है ना, सिर्फ बिल्डिंग तक सीमित बात कर रहा है ना, ऐसा नहीं कि पूरे संसार की बात कर रहा है ना, तो बात अलग हो जाती। आपसे बोल रहा है एक बिल्डिंग है, उसमें कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाया गया है, तो वो कौन सा नेटवर्क होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल उसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर है, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंट विद द ईमेल इन टर्म्स एज, यानी ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट, बुकमार्क या फिर मैसेज बॉक्स। तो बिल्कुल यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप अपने ईमेल के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजते हो, दस्तावेज अटैच करके भेजते हो, तो उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं, कर्नेल मॉड्यूल कहते हैं, शेल कहते हैं, या फिर पेरिफेरल कहते हैं, या फिर नॉन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए जो भी फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, यानी उसे हम कर्नेल मॉड्यूल कहते हैं, कर्नेल मॉड्यूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला इन कैल्क इज ऑल्सो नोन एज, यानी जो कैल्क में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसे हम फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असेसिंग ई गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग, यानी के प्रयोग से, किसके प्रयोग से मोबाइल पर एक ई शासन सेवाएं प्राप्त करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उमंग ऐप कहते हैं, योनो SBI, उड़ान ऐप, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। उमंग ऐप उसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं, उमंग ऐप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कमांड टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल इन लिनक्स इज, यानी लिनक्स में एक फाइल के कंटेंट को देखने के लिए किस कमांड का आप इस्तेमाल करेंगे, CAT या फिर कट या फिर इज आई या फिर नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, उसे हम कैट कहते हैं, है ना, ये बिल्ली वाली कैट नहीं है, ये CAT है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ISO स्टैंड फॉर, देखिए ISO की फुल फॉर्म पूछिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहूँगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, इसे आप कहीं पर चिपका लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली फुल फॉर्म है। ISO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इससे आप जानते भी होंगे काफ़ी स्टूडेंट्स, है ना, तो बिल्कुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। तो ये आपकी क्या होती है, ISO की फुल फॉर्म होती है,
आप कोई आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदने जाते हो तो वहाँ पर ISO सर्टिफाइड लिखा हुआ होता है ना, तो वो क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है क्योंकि फुल फॉर्म ये पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइज ऑफ IPv6 इज बिट, यानी जो IPv6 है ना, इसका आकार कितना होता है, बिट में बताना है ना, बिट में इसका आकार बताना है, कितने बिट का आकार होता है इसका। तो 32 बिट का होगा, 128 का, 126 का या फिर नन। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, 128 बिट का होता है ना, 128 बिट इज द राइट आंसर। बोलेगा IPv6 का कितने बिट का आकार होता है, तो 128 बिट का होता है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर, जो कि आपसे क्या कह रहा है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन प्रेजेंटेशन, है ना, यानी प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, पृष्ठ होता है, तो कौन सा होता है, स्लाइड होता है, व्यू, ई पेज या फिर नन। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो देखिए ये भी काफ़ी आसान था। आपसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पेज, है ना, तो वो आपका स्लाइड होगा, किस में, आपसे पूछ रहा है प्रेजेंटेशन में, है ना। प्रेजेंटेशन ना बोलता तो हम ई पेज भी लगा सकते थे, लेकिन अभी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, स्लाइड। उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड कहते हैं, क्योंकि आपका स्लाइड भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है, ई पेज है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कॉलम की संख्या होती है, तो कॉलम की संख्या बोल रहा है। देखिए आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर कभी कॉलम बोलेगा, कभी रो बोलेगा, है ना, कभी सेल बोलेगा। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपकी जो कैल्क है, कैल्क स्प्रेडशीट है, उसमें कितने कॉलम होते हैं, तो 1024, है ना, 1024, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपका AI से रिलेटेड है, एंड ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहते हैं, AI किसने बनाया है ना, और AI जिसने भी बनाया है ना, अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि आप जानते हो AI काफ़ी सारी जॉब्स खा रहा है ना, आप जानते हो। तो AI को बुरा नहीं कह सकते। देखिए कोई चीज़, किसी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है ना, तो उसका नुकसान भी होता है, लेकिन आजकल AI का कुछ ज़्यादा ही गलत उपयोग ज़्यादा हो रहा है। देखिए गलत उपयोग उसका ज़्यादा हो रहा है, और अच्छा उपयोग जो कहते हैं ना, वो कम ही हो रहा है ना। तो इस बात को भी आप जानते हो। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक है वो कौन है, जॉन मैकार्थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसे आप जॉन मक्कार्थी लिखा है, लेकिन आप जॉन मैकार्थी जैसे भी याद रखना चाहते हो रख लीजिए, यही नाम है ना, जिसने AI को डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता भी होना चाहिए, अगर आप O लेवल कर रहे हो या फिर BCA कोई भी कोर्स कर रहे हो ना, और आपको कंप्यूटर नॉलेज है, और आपको AI, जो कि आज का ज़माना है, AI के जनक ही नहीं पता है कि किसने AI को डेवलप किया है, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइम दैट इन्वॉल्व कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज नोन एज क्राइम। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करें। वह अपराध जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है, उस अपराध को हम क्या कहते हैं, तो बिल्कुल उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। देखिए हैकर तो होगा नहीं, हैकर किसे कहते हैं, देखिए हैकर भी आपके दो तरह के होते हैं, एक अच्छे वाले और एक बुरे वाले, है ना, व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर, है ना। व्हाइट हैट हैकर अच्छे होते हैं, ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, बुरे होते हैं। तो यहाँ पर बात करें, हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि अपराध, वह अपराध जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं, तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हो भाई आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जो कि है कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर नेविगेटिंग लिखा है यहाँ पर, नेविगेटिंग अक्रॉस मल्टीपल ओपन विंडो इज, यानी कि जो आपसे कह रहा है एक से अधिक खुली विंडो के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल में किया जाता है। तो यानी कि जो आपसे शॉर्टकट की बता रहा है, शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल टैब, अल्ट टैब, या फिर कंट्रोल शिफ्ट, या फिर अल्ट शिफ्ट। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अल्ट के साथ टैब, अगर आपके पास मल्टीपल विंडोज़ खुली हुई हैं और आप उन्हें एक्सेस करना चाहते हो, तो आप अल्ट को दबा कर रखें और टैब बटन दबाएं, तो आप एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच कर पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इज द की यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना है प्रेजेंटेशन में, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे। एंड इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं और करेंगे भी, देखिएगा। तो यहाँ पर मुझे आप सभी लोग आंसर करिए, तो मैं देख पाऊंगा यहाँ पर आप राइट आंसर कर रहे हैं या फिर गलत आंसर कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल मुझे उम्मीद थी आपका यही आंसर आएगा, है ना। तो सी और एस तो नहीं आ रहा है, बल्कि एन और एम, इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कंट्रोल एन ज़्यादातर आता है, लेकिन यही आपका गलत हो जाएगा, है ना, ये नहीं होता है। बल्कि आपको प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को ऐड करना है, तो आपको कंट्रोल के साथ एम प्रेस करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं। तो देखिए, नए प्रेजेंटेशन को ऐड करने के लिए हम कंट्रोल एन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि नई स्लाइड को, है ना, नई स्लाइड को इंसर्ट करने की बात कर रहा है, तो हमारा कंट्रोल एम होगा। बात करेगा अगर नए प्रेजेंटेशन को ऐड करने के लिए, तो वो आपका कंट्रोल एन से होगा। तो इन दोनों का जो है डाउट आपका जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप इस चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि कन्फ्यूजन अभी क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। एग्जाम आपके सर पर है। इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो कौन सी, फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर मीशो या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो भाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप जो है फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करते हो काफ़ी सारी चीज़ें, है ना, और फिर मीशो, अमेजोन सब से ही करते हो। तो ये क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उपरोक्त सभी, यानी सभी क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैंक स्पेस विच इज आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन द पेज, यानी कि एक पेज पर रिक्त स्थान पर प्रिंट एरिया के बाहर में होता है, क्या होता है, हेडर, फुटर, वाइट स्पेस या फिर मार्जिन। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाते हो। एंड यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हेडर फुटर कुछ नहीं होता है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा लेते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। तो इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा स्कैनर होगा, क्योंकि आप जानते हो भाई माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, और ट्रैक बॉल क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये तीनों किस तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट, है ना, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। और स्कैनर आपका क्या है, फिलहाल आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कैनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रोसेस लॉन्च बाय द लिनक्स कर्नेल इज। लिनक्स कर्नेल द्वारा शुरू की गई पहली प्रक्रिया क्या थी। तो इनिट प्रोसेस थी, या फिर ज़ॉम्बी प्रोसेस थी, या फिर बैच प्रोसेस था, या फिर बूट प्रोसेस था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम आ रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इनिट INIT प्रोसेस, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द यूजर्स कंप्यूटर व्हेन ही विजिट अ वेबसाइट। यानी कि एक वेबसाइट पर जाने पर उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी है, तो वो क्या है, कुकीज़ है, बुकमार्क है, मेमोरी है, या फिर नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, कुकीज। उसे क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। ये बिस्किट वाला कुकीज नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IIoT स्टैंड फॉर। देखिए यहाँ पर IoT ना पूछकर डबल IoT पूछ लिया है ना। IIoT का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है ना। क्योंकि IoT की तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स याद कर रहे हैं, लेकिन IIoT की फुल फॉर्म याद ही नहीं कर रहा है कोई, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एक आई का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल, बस इतना ही याद रखिए, बाकी तो आपको पता ही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर, यानी कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है
उस एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम किसको तैयार करने के लिए करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, बिल्कुल नहीं। स्लाइड को, बिल्कुल नहीं। डेटाबेस को, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्प्रेडशीट। क्या, स्प्रेडशीट, क्योंकि यहाँ पर कैल्क बोला है ना, क्या बोला यहाँ पर, कैल्क। बात करते हैं, अगर यहाँ पर कैल्क ना बोलकर इम्प्रेस बोल देता तो हम कहते कि स्लाइड, है ना। अगर यहाँ पर राइटर बोल देता तो हम कहते टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को घुमा करके बोलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन एज इट इज आ भी जाता है, और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लेता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर कैल की जगह पर इम्प्रेस दे देता, है ना। इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, स्लाइड, और राइटर का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अपना ब्रेन उस लेवल पर तैयार करना है कि क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे, है ना, अपने को नहीं घूमना है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज एन 11 डिजिट कोड इज मैंडेटरी फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ अ फंड थ्रू NEFT और RTGS, है ना। देखिए यहाँ पर लगे हाथों में आपको NEFT और RTGS की फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ध्यान से सुनिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। या फिर आपसे फुल फॉर्म पूछता है, या फिर क्या कहता है, NEFT में ई का क्या मतलब है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, है ना, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो इस तरह से भी पूछ सकता है। और RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है, RTGS, है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ध्यान रखिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मैं बार बार क्यों बताता हूँ ये फुल फॉर्म्स, क्योंकि ये पूछी जाने वाली फुल फॉर्म्स है। बात कर रहा है यहाँ पर कि एक 11 डिजिट का कोड होता है जो कि NEFT और RTGS के माध्यम से फंड को अनिवार्य रूप से मतलब पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल IFSC, है ना। IFSC इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, 11 डिजिट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फुल फॉर्म्स आप याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको फुल फॉर्म वाली फुल फ्लेश वीडियो चाहिए ना, तो मैंने बना रखी है। आपको करना क्या है, कमेंट करना है, या फिर आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को सर्च कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी O लेवल, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। देखिए जो सुपर कंप्यूटर है ना, इसकी हम स्पीड को किस में मापते हैं, ये आपको बताना है। तो किलोबाइट्स में मापेंगे क्या, क्या आप किलोबाइट्स में मापेंगे, तो बिल्कुल नहीं। किलोबाइट्स में कैसे ही माप सकते हो आप, है ना। क्या इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापेंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, है ना, FPOPS, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, उसकी हम स्पीड को कैसे मापते हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मेन सर्किट बोर्ड ऑन अ माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है, ये आपको बताना है। एक माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य मेन सर्किट बोर्ड क्या है, मदरबोर्ड, SMPS, या फिर स्विच बोर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द कीबोर्ड्स बैकस्पेस की वर्क, यानी जो कीबोर्ड में बैकस्पेस की दी है ना, इसका क्या काम होता है, कैसे ये वर्क करता है। हालांकि इस ESC, जो ESC लिखकर आता है आपके कीबोर्ड में, एक बटन होता है ना, इसी को आपको कहते हैं बैकस्पेस। सॉरी, ये आपका बैकस्पेस नहीं है, मैं क्या ही बता रहा हूँ, है ना। बैकस्पेस की पर इस तरह से एरो बना हुआ आता है। तो इसका क्या इस्तेमाल है, मैंने एक कंप्यूटर कीबोर्ड सीरीज प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको किसी बटन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने एस्केप बटन को, स्किप बटन को, है ना, ये सभी को मैंने बता रखा है, तो आप देख सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिए कीबोर्ड के बैकस्पेस बटन का क्या काम होता है, तो बिल्कुल ये तो बात आप भी जानते होंगे। तो फटाफट से आंसर बताइए। यहाँ पर आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। तो हम जो इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, यह कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर को मिटाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर। देखिए अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बैक स्पेस और एक होता है डिलीट बटन, है ना। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये आपका राइट साइड के वर्ड्स को मिटाएगा और ये आपके लेफ्ट साइड के वर्ड्स को मिटाएगा। तो इस तरह से आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम आर डिजाइंड टू मैक्सिमाइज यूजेस। यानी जो आपके मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं उनको
कि किसके माध्यम से उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, सीपीयू के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, या फिर किसी के माध्यम से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम जो है मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम होते हैं उनको सीपीयू के माध्यम से उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनक्रिप्शन टेक्निक्स इम्प्रूव आर नेटवर्क्स, यानी इनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को बेहतर बनाती है। किसको बेहतर बनाएगी? सिक्योरिटी को, मैसेजिंग सिस्टम को, मैनेजिंग सिस्टम को, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिक्योरिटी को क्या करता है? इनक्रिप्शन तकनीक से नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है। कैसे? यहाँ पर बात करें, आप किसी वेबसाइट पर हैं, उस पर HTTP लिखा पड़ा है ना, और एक ऐसी वेबसाइट पर हैं आप HTTPS लिखा पड़ा है। तो आपकी बात करें कौन सी ज़्यादा सिक्योर वेबसाइट है, तो ये आपकी सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर S नहीं है। तो ये आपकी कोई भी हैक कर सकता है, नॉर्मल हैकर इसे हैक कर सकता है। लेकिन बात करें यहाँ पर S लग गया, तो ये आपकी सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। इस वाले S का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिल रही है, ये हैक नहीं होगा। तो ये आपके जो है नेटवर्क के सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर इनटू अ नेटवर्क इन विच मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक्स कैन बी इन ऑपरेशंस सिमुलटेनसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, एक उपकरण जो अनेक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है ना, और एक साथ बहुविध संचार से पालन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्विच, राउटर, या फिर रिपीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर स्विच हो जाएगा, है ना, स्विच। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है POP3, या फिर इसे हम POP3 कहते हैं। एंड आर प्रोटोकॉल यूज्ड अ मेल सर्वर इज कंजक्शन विद SMTP टू रिसीव द होल्ड ईमेल फॉर होस्ट, यानी POP3 जो होता है ना, और किसका उपयोग हम SMTP के साथ मिलकर एक मेल सर्वर द्वारा ईमेल प्रोटोकॉल जो होस्ट करने के लिए प्राप्त किया जाता है उसे रिसीव करता है। तो HTTPS होगा, IPS होगा, IP होगा, या फिर IMAP4 होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, IMAP4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इन विंडोज 10 व्हेन यू राइट क्लिक ऑन दिस PC आइकन ऑन द डेस्कटॉप, हाउ मैनी ऑप्शंस आर डिस्प्ले इन द POP, यानी जो पॉपअप मेन्यू आपके सामने आएगा तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके होंगे, कितने ऑप्शंस आपके होंगे। विंडो 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिस PC पर क्लिक करते हो, है ना, राइट क्लिक करते हो, और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे विकल्प देखने को मिलते हैं। तो कितने विकल्प आपको देखने को मिलेंगे? तो देखिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछा है ना, आप ये सोचिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है ना। ये इसके पास क्वेश्चन की कमी थी, तो इसने नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ लिया, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता नहीं भी होगा, क्योंकि कभी काउंट ही नहीं किए होंगे ऑप्शंस, है ना। तो बात करें जो आपके पॉपअप मेन्यू में कितने ऑप्शंस आते हैं, कितने मेनू आएंगे, तो ये आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे जो मेन्यू है वो 10 होते हैं, है ना। जो आप डेस्कटॉप पर दिस PC आपका होता है, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको 10 ऑप्शंस यानी 10 मेन्यूज देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यकीन ना हो तो आप गिन भी सकते हो, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, POS मीन्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज फॉर पेइंग और रिटेल शॉप, यानी POS का मतलब क्या है? जो कि एक रिटेल शॉप के लिए भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया गया है। यहाँ पर हमसे पूछना क्या चाह रहा है? सिर्फ आपसे फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है ना। POS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? पॉइंट ऑफ सेल, है ना। क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसमें आपसे पूछ रहा था कि POS का मतलब क्या है, यानी फुल फॉर्म ही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि POS की पूर्ण अर्थ बताइए, पूर्ण रूप बताइए, फुल फॉर्म बताइए, या फिर बोलेगा POS में O का क्या मतलब है, तो ऑफ है ना। तो इस तरह से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है, लेकिन अपन को नहीं घूमना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड बिटमैप फ्रॉम फॉर्मेट
फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड बिटमैप वाले फॉर्मेट के लिए एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा एक्सटेंशन है, तो ये आपको बताना है। फाइल एक्सटेंशन मैंने आपको बता भी रखे हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बिल्कुल बिटमैप का कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। .bmp है ना, .bmp इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज फॉर अ सर्टेन अमाउंट इन इंश्योरेंस कवरेज इज कॉल्ड। यानी बीमा कवरेज में एक निश्चित जो राशि होती है उसके लिए चार्ज कितना देना पड़ता है, या उस राशि को क्या कहा जाता है। प्रीमियम कहा जाएगा, डिपॉजिट अमाउंट, या फिर फीस, या फिर इंश्योरेंस अमाउंट। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रीमियम है ना। आप इसका राइट आंसर प्रीमियम लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट पेई चेक कैन बी पेड। यानी जो आदाता होता है खाता, आदाता खाता चेक भुगतान किया जा सकता है। तो बैंक खाते में जमा करके, या फिर बैंक काउंटर से नकद द्वारा, या फिर द्वारा ग्राहक को नकद देकर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, है ना, बैंक खाते में जमा करके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द की कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर इंक्रीज द विड्थ ऑफ करंट कॉलम। कॉलम की विड्थ बढ़ानी है आपको, है ना। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट की बात कर रहा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में किस कॉम्बिनेशन की का उपयोग करंट कॉलम की विड्थ को बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, अल्ट के साथ राइट एरो, है ना। अल्ट के साथ राइट एरो की को आप प्रेस करेंगे तो आप करंट सेल की विड्थ को बढ़ा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है, इज फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का भौतिक पता क्या होता है ना। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, बोथ, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, है ना, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर एनईएफटी सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड। एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, तो ये आपको बताना है। तो 2005 में, 2002 में, 2007 में, या फिर 2010 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, एनईएफटी सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी, तो वो हमारी जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2005 है ना। 2005 से ये सेवा सर्विस स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एटीएम मीन्स। एटीएम की फुल फॉर्म पूछिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछता है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम मीन भारत इंटरफेस फॉर मनी इज ऐप लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री ऑन फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। यानी भीम का अर्थ है भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखिए इसमें फुल फॉर्म ही बता दी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा धन लेन देन के लिए उपयोग किया गया था। तो कब किया गया था ये आपको बताना है, इसकी डेट आपको बतानी है कि इस सर्विस को कब स्टार्ट किया गया था। तो बात करें इस सर्विस को हमने जो है 30 दिसंबर 2016 से यूज़ करना शुरू किया था। यानी स्टार्टिंग डेट, लॉन्चिंग डेट क्या है, 30 दिसंबर 2016। कभी कभी क्या होता है, आपसे डेट पूछ लेता है, या फिर सिर्फ ईयर पूछेगा, कभी कभी पूरा ही पूछ लेता है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ कॉमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर कंडक्ट ओवर द इंटरनेट इज एब्रीवेटेड एज। यानी इंटरनेट का एक संचालित व्यापार और कस्टमर यानी जो ग्राहक है उनके बीच एक वाणिज्य आदान प्रदान संक्षिप्त के रूप में किस नाम से जाना जाता है, B2C, B2B, या फिर B2G, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस टू कस्टमर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर B2G भी नहीं होगा, बिजनेस टू गवर्नमेंट ये भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बिजनेस टू कस्टमर, है ना। B2C का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है, इज यूज्ड टू ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज कैल्क। यानी कि का उपयोग कैल्क स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करने के लिए हम करते हैं। तो F11
F3 या फिर F5 या फिर F7। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, F11 का उपयोग हम कैल्क में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडोज़ को ओपन करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके लिए किया जाता है। तो एआई के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज का, तो वो आपको बताना है C++, प्रोलॉग या फिर जावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा, प्रोलॉग, है ना। प्रोलॉग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू यानी कंप्यूटर के जोड़ने के लिए कंप्यूटरों को एक से कनेक्ट होना पड़ेगा। किससे कनेक्ट करना होगा, इंटरनेट सोर्स बोर्ड से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, या फिर इंटरनेट सोसाइटी प्रोवाइडर से, या फिर डिफरेंस कंप्यूटर से। देखिए यहाँ पर बात करें, एक फुल फॉर्म यहाँ पर आपको याद रखनी है, ISP, है ना। इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आपको याद रखना है, जो कि इस ऑप्शन में है। तो ये आपकी फुल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि ये फुल फॉर्म पूछता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। बाकी इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर भी यही है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना होगा, यानी कि किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना है, तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC। देखिए IRCTC क्या है, ये एक रेलवे का एक पोर्टल है, जहाँ पर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हो। जो रेलवे का टिकट होता है वो आप बुक कर सकते हो। तो IRCTC की आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, है ना। ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जो कि है द फिजिकल लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज, यानी कंप्यूटर के जो नेटवर्क है, फिजिकल लेआउट को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये आपको बताना है। नेटवर्क सर्विस, नेटवर्क साइज, नेटवर्क प्रॉपर्टी, या फिर नेटवर्क टैपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इज द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर की मिनिमम जूम परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी न्यूनतम आप जूम प्रतिशत होती है, तो वो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, है ना। 20% मिनिमम जूम होती है किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर, है ना, लिब्रे ऑफिस राइटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ABRS स्टैंड फॉर। ABRS की फुल फॉर्म पूछ ली। आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा फुल फॉर्म्स पूछी गई, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फुल फॉर्म्स का अच्छा खासा वेटेज होता है आपके O लेवल एग्जाम में और CCC एग्जाम में। तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ फुल फॉर्म वाली वीडियो ज़रूर देख लेना टाइम निकाल कर, ओके। ABRS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बिल्कुल ABRS की फुल फॉर्म होती है हमारी आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, है ना, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। एडवांस नहीं होती है ना, आधार बोर्ड नहीं होती है, आधार एनुअल बोर्ड भी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कैजुअल थ्रेट ऑफ अ नेटवर्क इज, यानी एक सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है, तो वो हमारा साइबर क्राइम होगा, साइबर अटैक, डिजिटल क्राइम, या फिर सिस्टम हैकिंग, है ना। हिजैकिंग लिखा है यहाँ पर, हैकिंग ही है मतलब। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसे हम साइबर अटैक कहते हैं ना, साइबर अटैक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वन टाइम पासवर्ड इज सेफ बिकॉज। जो आपका OTP, देखिए OTP की फुल फॉर्म पूछ लेता है, जो कि यहाँ पर OTP ना कहकर पूरी फुल फॉर्म लिख दिए, वन टाइम पासवर्ड, है ना, वन टाइम पासवर्ड OTP की फुल फॉर्म होती है। तो कह रहा है OTP सेफ क्यों है ना, वन टाइम पासवर्ड सेफ क्यों है, क्योंकि आपको ये बताना है ये सेफ क्यों है, यह उत्पन्न करना आसान है, यह साझा करने योग्य नहीं है, या फिर ये डिफरेंट होता है हर बार में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। OTP सेफ इसलिए है क्योंकि ये हर बार आप जनरेट करोगे ना, तो अलग अलग आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, है ना, सेम नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे,
इज द लास्ट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका है ना, इसमें लास्ट कॉलम की बात कर रहा है। तो लास्ट कॉलम आपका कौन सा होता है? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, AMJ। AMJ आपका लास्ट कॉलम होता है किसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट यूज्ड टू इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एक्सेट्रा टू स्विच फुल स्क्रीन मोड, है ना। स्विच आपको करना है, फुल स्क्रीन मोड करना है, तो आप कैसे करेंगे? फुल स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि का प्रयोग किया जाने वाली शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। शॉर्टकट क्या है? F12, F11 है, F12 है, F8 है, F10 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, F11। अगर आप F11 प्रेस कर देते हो अपने कीबोर्ड से, तो आपका जो है ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। जो लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ABCD यहाँ पर लिख रखा है gmail.com, है ना। इज इनवैलिड ईमेल एड्रेस बिकॉज ईमेल शुड बी, है ना। ये आपको बताना है कि ये जो आपके लिए ईमेल एड्रेस दे रखा है, ईमेल पता अवैध है, जैसा कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। क्योंकि ईमेल पते में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ओनली 1 सिंबल, या फिर 1 न्यूमेरिकल डिजिट, या फिर अपर केस एंड लोअर केस, या फिर मैक्सिमम 1 डॉट। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो बहुत ही आसान था। इसमें जो है मैक्सिमम एक @ होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे @ है ही नहीं, और 2 डॉट लगा रखे हैं। तो ये आपकी अवैध है, इनवैलिड है। आपके जीमेल अकाउंट, जो जीमेल आईडी होती है, एड्रेस होता है, उसमें एक ना एक एड्रेस होता ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जानी चाहिए। कौन सी? F1, F2, F3 या F4। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या करना है? इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको F2 दबाना पड़ेगा, है ना। F2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रिंटर यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है? बोथ, है ना। बोथ लेज़र बीम एंड इलेक्ट्रो पैराग्राफ टेक्निक, यानी इलेक्ट्रो लेज़र बीम और इलेक्ट्रो फोटोग्राफी तकनीकों दोनों का संयोजन करता है। तो कौन करता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर डेली व्हील प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जो भी लगा रहे हैं, जो भी फोड़ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेज़र प्रिंटर उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 100 नंबर क्वेश्चन। स्मार्ट कार्ड इज, स्मार्ट कार्ड क्या है ना। स्मार्ट कार्ड क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फटाफट से कमेंट करिए। तो यहाँ पर मैं देख पाऊंगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, है ना। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप के 100 क्वेश्चंस को कवर किया है, डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई सेशन में, मोस्ट पावरफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को कमेंट किया है वो एक कोड टाइप करेंगे, है ना। वो एक कोड टाइप करेंगे 5432। मुझे पता लग जाएगा कि कौन हमारी वीडियो को एंड तक देख रहा है और कौन हमारी वीडियो को स्किप करके देख रहा है ना। तो इस कोड को आप ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए। एंड आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, पैसे नहीं लगते हैं ना, फ्री में लाइक होता है, तो लाइक कर दिया करें। ये लाइक करने के लिए हम क्यों कहते हैं? क्योंकि और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जाएगी, है ना। आप लाइक करेंगे, है ना, हाइप करेंगे, एक हाइप का भी फीचर आ गया है, तो आप हाइप भी कर सकते हो, जिससे कि वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक जाए, उनका भी फ़ायदा हो सके, है ना। तो इसीलिए कहते हैं लाइक कर दिया करें, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। बाकी अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाली वीडियोज़ में, जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये हमारा मॉडल नंबर कौन सा है? मॉडल पेपर 3 था, है ना।
मॉडल पेपर 4 और 5 अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी आपको 2 मॉडल पेपर और कराऊंगा जो इन सभी मॉडल पेपर को कवर कर लेगा। 1 के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, जो भी स्टूडेंट इन्हें देख लेगा ना, एस ग्रेड उसकी पक्की है ना, एस ग्रेड उसकी पक्की है। तो काफ़ी आसान एग्ज़ाम है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका मॉड्यूल 1 है ना, काफ़ी आसान है। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बस इन्हें तैयार करिए और डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, अगर वो भी ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो सकेगा। बाकी आप जो है 2 क्वेश्चंस का मुझे जवाब देंगे, है ना। CC की फुल फॉर्म बताइएगा और BCC की फुल फॉर्म बताइएगा, है ना। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, तो इसे आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे। CC और BCC की फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो ढूंढिए और मुझे कमेंट में चाहिए ये फुल फॉर्म, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।